रूस यूक्रेन युद्ध जो अब चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है ने हजारों लोगों की जान ली है और वैश्विक अस्थिरता के कारण बना है। हाल ही में रियाद में हुई समुद्री और ऊर्जा समझौतों के बाद एक नाजुक युद्ध विराम की उम्मीद जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस वार्ता को अपनी पहल बताते हुए युद्ध को जल्द खत्म करने की बात कर रहे हैं। शांति की संभावना बनती दिख भी रही है क्योंकि दोनों पक्ष अब एक लंबे और थकाऊ संघर्ष से ऊब चुके हैं। तो प्रश्न भी उठता है कि क्या यह शांति अस्थायी होगी, और एक और भी प्रश्न उठता है कि इस शांति की निगरानी आखिर कौन करेगा। यदि अभी वर्तमान में युद्ध विराम हो जाता है तो भविष्य में फिर से युद्ध नहीं होगा, इसका निगरानी और नियंत्रण कौन करेगा। तो क्यों इसका नियंत्रण या निगरानी नाटो या यूरोपीय नेतृत्व नहीं कर सकते। देखिए, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर जैसे पश्चिमी नेताओं ने एक यूरोपीय नेतृत्व वाली शांति सेना की अवधारणा प्रस्तुत की है, लेकिन यह प्रस्ताव कई चुनौतियों और अंतर विरोधों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, रूस ने स्पष्ट किया है कि वह उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य देशों की किसी भी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं करेगा और यूरोप का अधिकांश हिस्सा पहले ही नाटो में है। एक शांति सेना, उसकी उपस्थिति ही युद्ध का कारण मानी जा सकती है, स्पष्ट रूप से व्यवहारिक नहीं है। यूरोपीय देशों में जनता का विरोध भी है, यानी फ्रांस में 70% लोग सैनिक भेजने के खिलाफ है। ट्रंप युग में अमेरिका का समर्थन अनिश्चित है, इसलिए यूरोपीय लॉजिस्टिक भी कमजोर है। यानी यूरोपीय या नाटो नेतृत्व वाला मिशन इस युद्ध विराम को बिल्कुल भंग कर सकता है, यानी युद्ध विराम नहीं होगा बल्कि युद्ध को और बढ़ा देगा। यूरोपीय शांति सेना के खतरों को और विस्तार से यदि समझे तो यूक्रेन में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी लेने को लेकर यूरोप की उत्सुकता तो देखी जा सकती है और तार्किक भी पहली नज़र में प्रतीत होगी कि सही है, इनके माध्यम से यदि शांति हो जाती है तो क्या दिक्कत है। लेकिन इस क्षेत्र के प्रति उन लोगों की यूरोप की रणनीतिक भागीदारी और भौगोलिक निकटता उसे एक स्वाभाविक उम्मीदवार बनाता है। वो हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट दिख रहा है। तो इच्छुक देशों के गठबंधन को बढ़ावा देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर पहले ही किसी भी युद्धोत्तर शांति अभियान में ब्रिटिश सैनिकों को भेजने का वादा कर चुके हैं, लेकिन यह तर्क रूस की तीव्र आपत्ति के सामने टिक नहीं पाती है। रूस शांति समझौता को तैयार ही नहीं होगा जब यूरोप या नाटो इसमें शामिल हो जाएगा। मॉस्को यूरोपीय नेतृत्व वाली सेना को नाटो का ट्रोजन हॉर्स मानता है, अर्थात एक पतले पर्दे के पीछे गठबंधन का विस्तार यूक्रेन तक करने का प्रयास इसे रूस मानता है। ऐसी किसी भी तैनाती से तनाव और भड़क सकते हैं, जिससे शांति रक्षक संघर्ष को रोकने के बजाय उसे और भड़का सकते हैं। कतर की हाल की यात्रा में रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यह केवल संघर्ष को और भड़काएगा और उसे शांत करने के किसी भी प्रयास को क्या कर देगा और रोक देगा। इसके अलावा यूरोपीय जनता की राय उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाती। यानी यूरोप में सर्वेक्षण हुए तो उससे पता चलता है कि किसी भी ऐसी जोखिम या बाहरी सैनिकों की तैनाती के व्यापक विरोध है यूरोप में। यूरोप के लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे शांति सैनिक भेजे जाएं। जब मैक्रों ने इस साल की शुरुआत में फ्रांसीसी सैनिकों को भेजने का प्रस्ताव दिया तो जनमत में भारी बहुमत इसके क्या था, विरोध में ही था। भले ही राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटा भी ली जाए, लेकिन अमेरिकी समर्थन की भारी निर्भरता के बिना ऐसी किसी भी तैनाती को बनाए रखना यूरोप की सीमाओं को क्या कर देगा, उजागर कर देगा। विशेष रूप से ट्रंप युग में जब क्या है, अमेरिका का समर्थन अनिश्चित हो सकता है। कब ट्रंप है, कब अमेरिका वर्तमान में किस साइड चले जाएं, कुछ अता पता नहीं है। ऐसी नाजुक स्थिति में एक पक्षपातपूर्ण और अतिवादी प्रयास की संभावना अत्यधिक जोखिम भरी है। तो अब सवाल उठता है कि फिर इस युद्ध को कौन रुकवाएगा, कौन संगठन आएगा, क्या यूएन आएगा, क्या आएगा। तो इसमें सबसे विश्वसनीय तटस्थ विकल्प यदि है तो है ग्लोबल साउथ का। क्यों ग्लोबल साउथ आखिर उपयुक्त है, क्यों इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? क्योंकि देखिए, ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों का एक समूह इस मौके पर आगे आ सकता है और संयुक्त राष्ट्र समर्थित शांति अभियान का नेतृत्व करने की पेशकश कर सकता है। ऐसा करना न केवल विश्वसनीयता और तटस्थता सुनिश्चित करेगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता के निर्माण में ग्लोबल साउथ की अपरिहार्य भूमिका का प्रतीक भी बनेगा। ये नाटो का चूंकि हिस्सा नहीं है, इसलिए रूस को भी यह स्वीकार हो सकता है। दोनों पक्ष, रूस और यूक्रेन का विश्वास इसके माध्यम से बहाल की जा सकती है। जैसे राजनयिक उदाहरण लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पुतिन और जेलेंस्की दोनों से भेंट की। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया यूएन शांति अभियानों में सक्रिय है। चिली जैसे छोटी शक्ति भी
देखेंगे कि ये सक्रिय रहती है शांति अभियानों में। भारत का नेतृत्व यहाँ क्यों जरूरी है? देखिए, भारत का यूएन शांति मिशनों में योगदान को देखिए तो 2.9 लाख प्लस भारतीय सैनिकों ने 50 से अधिक यूएन मिशनों में भाग लिया है। वर्तमान में 5,000 प्लस भारतीय शांति सैनिक 9 सक्रिय मिशनों में तैनात हैं। 2007 में भारत ने पहली ऑल वुमन यूनिट लाइबेरिया भेजी। 160 प्लस भारतीय शांति सैनिक शहीद हुए। यह संख्या सबसे अधिक है। राजनयिक संतुलन में देखें तो भारत की रूस, पश्चिम और यूक्रेन सभी से अच्छे संबंध है भारत के। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन एक सम्मानित लोकतांत्रिक शक्ति है। तो इस तरीके से भारत की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक मान्यता में देखें तो 1992 में जब पूर्व यूगोस्लाविया में यूएन अभियान के नेतृत्व की आवश्यकता थी, तब यूएन महासचिव बुतरस घाली ने भारत को चुना था। जैसे तब भारत का संतुलित रुख महत्वपूर्ण था, वैसे आज भी यूक्रेन संकट में उसकी निर्णायक भूमिका हो सकती है। हालांकि चीन इस संदर्भ में पहले ही सक्रिय हो चुका है। उसने एक वरिष्ठ राजनयिक को यूक्रेन के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है, जबकि भारत ने अब तक ऐसा कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया है। उसके बाद ग्लोबल साउथ के लिए ये क्यों बड़ा अवसर है? नाटो देखिए, सैनिकों की उपस्थिति भले ही शांति बनाए रखने के लिए हो, रूसी सेनाओं के सामने संघर्ष की संभावना को क्या करेगी? और बढ़ा देगी। एक ऐसा जोखिम जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या होगा वहन नहीं कर सकता है। नाटो की इन्वॉल्वमेंट से चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसके विपरीत ग्लोबल साउथ एक बेहद सशक्त विकल्प प्रस्तुत करता है। यूरोप के विपरीत अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध में आमतौर पर सैद्धांतिक तटस्थता बनाए रखी है। इसलिए रूस को इस ग्लोबल साउथ पे ज़्यादा विश्वास है। यही निष्पक्षता जिसे इस रूप में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के साथ संबंध को बेहतर किया है। और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व वाली शांति मिशन न केवल तनाव को कम करेगा, बल्कि इसमें निष्पक्षता और विश्वास की भावना को भी जोड़ेगा। यूक्रेन में शांति मिशन ग्लोबल साउथ के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका सिद्ध करेगा और बहुपक्षीय नेतृत्व का उदाहरण भी बनेगा और यूएन सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जैसे कुछ अनुभव देख सकते हैं, ग्लोबल साउथ की उपयुक्तता सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। जैसे अफ्रीकी संघ ने सूडान, सोमालिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में शांति प्रयासों का सफल नेतृत्व किया है। इस तरह ब्रिक्स सदस्य ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने यूएन शांति अभियानों में अपनी राजनयिक सूझबूझ और संचालन क्षमता सिद्ध की है। यहाँ तक कि चिली जैसे छोटे देशों के पास माइंस यूएक्सो हटाने जैसे विशिष्ट कौशल है, जो यूक्रेन के पुनर्निर्माण में अत्यंत आवश्यक होंगे। सफल संचालन की शर्तें क्या क्या है? एक मजबूत और स्पष्ट युद्ध विराम समझौता हो, सीमा रेखा की स्पष्ट पहचान, सहमति, यूरोपीय संघ और पश्चिमी देशों से वित्तीय और लॉजिस्टिक समर्थन, यूएन सुरक्षा परिषद की स्वीकृति और दोनों पक्ष की सहमति, नाटो सैनिकों की पूर्ण अनुपस्थिति ताकि रूस ही चिंता दूर हो सके। इसके व्यापक उद्देश्य क्या हो सकते हैं? यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में शांति मिशन न केवल पूर्वी यूरोप में स्थिरता की दिशा में एक कदम होगा, बल्कि ग्लोबल साउथ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी सही जगह दिलाने का मौका भी होगा। दशकों से ग्लोबल साउथ, जो अब तक एक स्पष्ट ब्लॉक के रूप में नहीं उभरा है, को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया के हाशिए पर रखा गया है। अगर यह समूह यूक्रेन संकट में नेतृत्व करता है तो यह एक स्पष्ट संदेश होगा कि ग्लोबल साउथ अब मूक दर्शक नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था का सक्रिय निर्माता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि नेतृत्व का यह समय है। जैसे ही हम इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, तो चुनाव करना होगा। यूक्रेन में शांति की जिम्मेदारी ऐसे पक्षों पर नहीं छोड़ी जा सकती है जिनकी पक्षधरता ही उसे युद्ध विराम को खतरे में डाल दे। अब समय है कि ग्लोबल साउथ नेतृत्व की बागडोर संभाले और एक ऐसी शांति की ओर बढ़े जो समावेशी, निष्पक्ष और अस्थायी हो। संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले यूक्रेन में शांति मिशन इस वैश्विक संस्था को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपनी भूमिका साबित करने का अवसर देगा और भारत के लिए इस प्रयास में सक्रिय भागीदारी उसकी वैश्विक शक्ति की स्थिति को सुदृढ़ करेगी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उसकी बढ़ती भूमिका की पुष्टि भी करेगी। इस पूरे विषय पर आपका क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं।